बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों MTC क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज एक नया टॉपिक है अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी तक हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। अब देखेंगे बैरियर पोटेंशियल होता क्या है। बैरियर पोटेंशियल होता क्या है एकदम बेसिक से समझेंगे, एक एक नंबर इकट्ठा करेंगे हम, जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो। एकदम बेसिक से समझना है, जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। एकदम बेसिक से, मतलब जीरो से हीरो बनाना है। आइए देखते हैं ये बैरियर पोटेंशियल क्या है। बैरियर पोटेंशियल क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई बांध है और यहाँ पानी जमा हुआ है, नदी का पानी इकट्ठा हुआ है। एक समय ऐसा आएगा, इतना बल लग जाएगा इस बांध पे कि ये बांध टूट के पानी इधर आ जाएगा, बांध टूट कर पानी इधर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से गायोग है। सेम इसी तरीके से गायोग में यदि जर्मेनियम गायोग है या सिलिकॉन गायोग है, सिलिकॉन पदार्थ से बनाया गया है या जर्मेनियम पदार्थ से बनाया गया है, तो सबका अलग अलग बैरियर पोटेंशियल होता है। हम बात करेंगे जर्मेनियम की, बात करते हैं जर्मेनियम की। जो बैरियर पोटेंशियल है 0.1 से 0.3 वोल्ट है। मतलब अगर जर्मेनियम मटेरियल है तो उसमें कम से कम धारा फ्लो होने के लिए, कम से कम धारा फ्लो होने के लिए हमें 0.1 से 0.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी किसी जर्मेनियम गायोग में से विद्युत धारा फ्लो होगा। मान लीजिए कोई जर्मेनियम गायोग है, जर्मेनियम का बना हुआ है, तो इसमें से धारा तभी फ्लो होगा जब इसमें जो बैरियर पोटेंशियल होगा 0.1 से 0.3 वोल्ट सप्लाई हो। ये बात समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार जब सिलिकॉन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। कितना होगा? 0.7 वोल्ट। मतलब इसमें जब हम 0.7 वोल्ट सप्लाई देंगे, कम से कम 0.7 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, तभी इसमें से धारा फ्लो होगा। मतलब ये जो बांध बना है, बांध कब टूटेगा? जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, और प्रेशर जैसे ही ज़्यादा बनाया बांध टूटा, उसके बाद पानी दूसरी साइड में जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम जर्मेनियम गायोड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कम से कम जो EMF है, विद्युत वाहक बल की ज़रूरत पड़ती है, वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वो 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है जर्मेनियम के लिए। और जबकि यही बैरियर पोटेंशियल अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है उसमें से धारा फ्लो होने के लिए। ये बात समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको देखने के बाद हम देखते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स। जो गायोड तो हमारे कंप्लीट हो गए, PN संधि से हमने गायोड बना दिया। गायोड का काम भी हमने पता किया कि गायोड का जो काम है वो AC को DC में बदलना, AC को DC में बदलना। एज ए गायोड को बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, जो धारा होता है वो एक दिशीय होता है। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं रेक्टिफायर सर्किट की। रेक्टिफायर सर्किट्स, तो मेनली जो रेक्टिफायर सर्किट्स हैं, मतलब गायोग से जो बनाए गए परिपथ है, गायोग से बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एज ए रेक्टिफायर सर्किट कहलाती है। जो रेक्टिफायर सर्किट्स का निर्माण किया गया वो 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। दूसरा है फुल वेव, और तीसरा है ब्रिज रेक्टिफायर, और चौथा है 3 फेज रेक्टिफायर। 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट। तो ये 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है
कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाई गई डायोड को जोड़ के बनाई गई यूनि डायरेक्शनल धारा के लिए, वो मुख्यतः 4 प्रकार से बनाई गई। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, उसको हम एक सीरियल से देखते हैं, जहां से हर क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो अभी DRDO का एग्ज़ाम होने वाला है या यूपीपीसीएल TGQ का एग्ज़ाम होने वाला है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर जगह क्वेश्चन आएगा। हम इस तरीके से पढ़ा देंगे आप लोगों को कि जीरो से, जो अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी एक पॉइंट समझ में आएगा। इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है, एकदम जीरो लेवल से समझ में आएगा। बस हमारा साथ दीजिए। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ वेव की। जब हाफ वेव की बात करें और यहाँ लिखे हम डायोड की संख्या, जो डायोड की संख्या है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाफ वेव में डायोड की संख्या होगी 1, फुल वेव में डायोड की संख्या होगी 2, ब्रिज में डायोडों की संख्या कितनी होगी 4, और 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट में डायोडों की संख्या कितनी होगी 6, मतलब 6। तो बेसिक क्वेश्चन अभी आपका यूपी रिविजनल में क्वेश्चन आया था कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स में डायोडों की संख्या कितनी होती है। तो हाफ वेव में 1 डायोड, फुल वेव में 2, ब्रिज में 4, और 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट्स में कितने डायोडों की संख्या होगी 6 होगी। ये बात समझ में आया। अब देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स को। अब हाफ वेव की बात करें या अलग अलग देखते हैं, एक ही साथ देखते हैं। हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव में जो ट्रांसफार्मर होगा, चित्र इस तरीके से बनेगा, ट्रांसफार्मर बना दिया जाएगा और इसमें डायोडों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? डायोड की संख्या कितनी होगी 1 होगी। यहाँ बीच में हम दे देंगे लोड रेजिस्टेंस और ये दे देंगे सप्लाई, ये प्लस और ये माइनस। ये डायोडों की संख्या कितनी है 1। अब यहाँ से हम दिए AC सप्लाई, क्या दिया गया AC सप्लाई, जबकि मिला हमें क्या DC सप्लाई मिला। वो भी किस तरीके से? अब एक डायोड जब हम इस सर्किट को पॉजिटिव लेंगे और इसको निगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे और ये निगेटिव लेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करेगा। फॉरवर्ड में इसमें से धारा फ्लो होगी, फॉरवर्ड में धारा फ्लो होगी तो एक सर्किल बनेगा, और निगेटिव में क्या होगा? धारा फ्लो नहीं होगी। निगेटिव में धारा फ्लो नहीं होगी, फिर जब दोबारा इसे पॉजिटिव लेंगे फिर एक सर्किल बाद ये धारा फ्लो होगी। तो इस तरीके से जो एक धारा मिल रहा है ये रुक रुक कर मिल रहा है। तो मतलब हाफ वेव सर्किट में जो धारा मिलेगी, हाफ वेव सर्किट में जो धारा मिलेगी क्या होगी? रुक रुक कर मिलती है। क्या? धारा। रुक रुक कर मिलती है धारा। ये जो धारा है हाफ वेव सर्किट में रुक रुक कर मिलती है। एक बार ये डायोड जब इसको पॉजिटिव देंगे, इसको एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव देंगे, तो ये डायोड हमारा अग्र अभिनत में काम करेगा, बोले तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। किस में? फॉरवर्ड बायस, मतलब अग्र अभिनत में काम करेगा। तो उस समय पॉजिटिव सर्किल बनेगी। जब ये निगेटिव की दिशा में काम करेगा, जब इसको हम निगेटिव और डायोड को कैथोड को पॉजिटिव दे देंगे, तो वो डायोड हमारा पश्च अभिनत मतलब रिवर्स बायस में काम करने लगेगा, और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहेगा, इसलिए यहाँ सर्किल नहीं बनेगी। देन फिर आगे सर्किल बनेगी। तो इसलिए कहा गया कि इसकी जो धारा है वो रुक रुक कर मिलती है। धारा जो है इसका रुक रुक कर मिलती है। अब यहाँ पे 2-3 संबंध है, आइए देखते हैं संबंध क्या है। एक फार्मूला है आई एवरेज बराबर आई DC। जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को हम DC वैल्यू बोलते हैं, और इसके बराबर होता है IM अपान पाई। IM मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपान पाई, या लिख सकते हैं 0.318 IM मैक्सिमम, लिख सकते हैं ना। ये तो एक संबंध मिल गया कि आई एवरेज बराबर 0.318 इंटू आई मैक्सिमम। हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम बराबर, आई मैक्स लिख सकते हैं KP इंटू आई RMS। RMS वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आई मैक्सिमम बराबर KP इंटू आई RMS। ये आया कहाँ से? हम जानते हैं जो पीक फैक्टर होता है अपना AC में, KP बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपान RMS वैल्यू। होता है कि नहीं? होता है ना।
मैक्सिमम वैल्यू बताया। आरएमएस क्या होता है? पीक फैक्टर। एसी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरीके से एवरेज वैल्यू है जो डीसी वैल्यू मैक्सिमम अपान पाई को 3.18 रखने के भाग देने पे क्या मिलेगा आपको? 0.318 इंटू IM। तो एक संबंध ये मिल गया। अब यहाँ पे गाटा देखेंगे। आइए देखते हैं गाटा। जब यहाँ पे गाटा मिल रहा है तो किस तरीके से मिलेगा गाटा देखते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। गाटा जो लिख रहे हैं वो हाफ वेव का। अब हाफ वेव में लिखें केपी मतलब पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जो मिलेगा केपी बराबर 2। पीक फैक्टर मिलेगा कितना? केपी बराबर 2। और फॉर्म फैक्टर मिलेगा केएफ बराबर मिलेगा 1.57। ये क्या है? फॉर्म फैक्टर। क्या मिलेगा? फॉर्म फैक्टर। अब मिलेगा आपको रिपल फैक्टर 1.21। रिपल फैक्टर क्या मिलेगा? 1.21 आपको रिपल फैक्टर मिल गया। और जो एफिशिएंसी मिलेगा, एफिशिएंसी ए का बराबर मिलेगा 40.6%। ए का कितना मिलेगा? 40.6%। जो रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? एफ मतलब एज ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। और जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो होगा 0.266। कितना होगा? 0.266। तो इस तरीके से जो हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स के जो डाटा हैं, इस तरीके से पीक फैक्टर केपी बराबर 2 मिल गया, फॉर्म फैक्टर के बराबर 1.57 मिल गया, रिपल फैक्टर 1.21 मिल गया। एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है 40.6% होता है, जबकि रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 0.266 है। याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.266 किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। जो गाटा है आपका, ये जो गाटा है आपका, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स का है। क्लियर? जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट करिएगा। हम एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, जो कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। बात समझ में आ गया? तो अब इस तरीके से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में? फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो इसमें डायोडों की संख्या कितनी है? 2। तो डायोडों की संख्या इसमें 2 है। तो इसमें जो मेनली आपका ट्रांसफार्मर लगेगा, ध्यान दे दीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर लगेगा इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगेगा। ये D1 डायोड हो गया, ये D2 डायोड हो गया। अब इन दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया। ये दे दिया यहाँ पे RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, दे दिया सब प्लस या माइनस। इस तरीके से ये है आपका AC सप्लाई। ये आपको AC सप्लाई दिया गया। ये है ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी में डायोड 1 डायोड 2 2 डायोड जोड़ दिए गए। बात समझ में आ रही है ना? D1 और D2 2 डायोड जोड़ दिए गए। अब इसका जो आपका वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक समय एक डायोड पॉजिटिव दिशा में होगा, तो एक समय में एक डायोड आपका फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और एक रिवर्स बायस में काम करेगा। तो जो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, D1 काम किया तो D1 का ये बन गया आपका D1 सर्किल, और D2 रिवर्स काम में होगा उस समय। जब D2 फॉरवर्ड में होगा तो D1 रिवर्स में आ जाएगा। फिर यहाँ एक बनेगा D2, फिर यहाँ बनेगा D1, फिर यहाँ बनेगा D2। तो इस तरीके से एक पल्सेटिंग DC प्राप्त मिलेगी। क्या मिलेगी? पल्सेटिंग DC।
पल्स सेटिंग डीसी सप्लाई मिल रही है, वो भी लगातार। वहाँ था रुक रुक कर, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक डायोड एक समय में अग्र अभिनत में होता है और एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स बायस में मतलब पश्च अभिनत में होता है। जब दूसरा डायोड फॉरवर्ड में होता है तो एक रिवर्स में होता है। जब रिवर्स वाला फॉरवर्ड में होता है तो पहला क्या होता है, रिवर्स में होता है। तो दोनों डायोड में एक साथ दोनों डायोड नहीं काम करते, दोनों में कोई एक ही काम करता है एक समय में। तो इसलिए लगातार ये कर्व बन रहा है आपका। तो इसलिए बोला गया लगातार पल्सेटिंग डीसी सप्लाई प्राप्त हो रही है, लगातार पल्सेटिंग डीसी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से इसमें जो फार्मूला आपको मिलेगा वो मिलता है आई एवरेज बराबर आई डी सी बराबर 2IM अपान पाई। क्या मिलेगा, 2IM अपान पाई। और इसको हल करने पे हमें मिल जाएगा 0.36 IM। ये फार्मूला मिल गया। बात समझ में आ रहा है। जबकि IM बराबर अभी हम लोगों ने देखा IM बराबर होगा KP इंटू IRMS, होगा ना। ये बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर डाटा की बात करते हैं। ये देखते हैं फुल वेव का जो डाटा है वो कैसे है। फुल वेव का जो डाटा देखें, अगर पीक फैक्टर की बात देखें तो 1.414 और फॉर्म फैक्टर की बात करें तो 1.11। फॉर्म फैक्टर कितना होगा 1.11। रिपल फैक्टर कितना होगा, रिपल फैक्टर जो होगा 48.17, 48.17 होगा। ये जो रिफिल फैक्टर होगा वो 48.17 होगा। एफिशिएंसी की बात करें तो अब वहाँ का दूना हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 40.6, तो यहाँ पे कितना होगा 40 दूना 80, 81.2। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 81.2। और वहाँ पे जो रिफिल फ्रीक्वेंसी थी, रिफिल फ्रीक्वेंसी हुआ एफ था, तो यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी आरपी हो जाएगा 2F। सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना के बराबर हो जाएगा। और जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होगा वो 0.64 होगा। कितना होगा 0.64। तो इस तरीके से जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर का जो डाटा था ये है। KP बराबर 1.414, KF बराबर 1.111। अब बात करेंगे हम रिपल फैक्टर कितना है 48.17। एफिशिएंसी बहुत पूछा जाता है जो है 81.2%। रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दोनों है। और जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.64। 0.64 ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है। और एक ही सर्किट ऐसा है जिसमें हम ट्रांसफार्मर जो है सेंटर केव ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सेंटर केव ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंटर केव ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स में। तो इस तरीके से हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेम यही जो डाटा है वही डाटा आपका ब्रिज रेक्टिफायर का है, बट वहाँ पे जो ब्रिज में यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो चेंज हो गया थोड़ा सा। जो ब्रिज में यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो हो जा रहा है 0.82। ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है 0.82 हो जा रहा है। और सेम डाटा ये ब्रिज रेक्टिफायर का ही, जो फुल वेव रेक्टिफायर का डाटा है वही ब्रिज रेक्टिफायर का डाटा है। बाकी जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये चेंज हो जा रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का हो जा रहा है 0.82। क्लियर। और इसमें डायोडों की संख्या 4 है, इसमें डायोडों की संख्या ब्रिज रेक्टिफायर में 4 है। तो एक समय में क्या है कि 2। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए इस चैनल के साथ। अब लेके आएंगे अगली वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।